अचानक ये तारा कहाँ से आई? संग अपने रूसी बिल्ली जो लाई। उपन्यास के इस भाग में जानोगे भाई कि आखिर ये सूरज से क्यों आ टकराई। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। किसी का दिल टूटा तो किसी को पड़ी तमाचे, कोई मिल रहा था गले तो किसी के पड़ी मुसीबत ही गले। अरे पिछला भाग सुनेंगे तो ना पता चले। तो एक काम कीजिए, जल्दी से सुन के रहिए, और अगर सुन लिया है तो यहाँ आराम से बैठ जाइए और सुनिए मेरी यानी कोमल अग्रवाल की आवाज में भाग 130। दिल्ली की प्रताप कोठी शान से सर उठाए खड़ी थी, गर्व से दीप्त। सांझ के धुंधलके में प्रकाश की जगमग जैसे पूरे शहर को ही रोशनी में नहला देने के लिए आतुर हो रही थी। अतिथियों का जमघट, कारों का कारवां, संगीत की पल पल तेज होती ध्वनि किसी पार्टी के होने की सूचना दे रही थी। इसी सब शोरगुल और धूम धड़ाके के बीच सूरज जब प्रताप कोठी में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सबसे पहले जिस पर पड़ी, उसने पश्चिमी सभ्यता का ऐसा चोला पहना हुआ था कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। चेहरे पर भारी विदेशी मेकअप और जरूरत से भी कम कपड़े उसके भारतीय होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। उसकी गोद में से अचानक एक चीज आकर सूरज के पांव से लिपट गई। वह एक नीले फरों वाली रशियन ब्लू कैट थी जो सूरज को शायद अच्छी तरह पहचानती थी। उसने एक सरसरी निगाह बिल्ली की मालकिन पर डाली और फिर उसे अपने पैरों से उठा गोद में लेकर पुचकारने लगा। हाय शैडो। बिल्ली भी अपनी भाषा में म्याऊं म्याऊं करती उसे हेलो कहने लगी। शैडो कम हियर। अचानक किसी की तेज पुकार से उन दोनों का ध्यान टूटा। बिल्ली उछलकर अपनी मालकिन के पास चली गई। तुम यहाँ कैसे माय डियर ब्रदर इन लॉ? वही विदेशिनी तल्ख अंदाज में पूछ रही थी। क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या माय डियर सिस्टर इन लॉ? सूरज ने भी तल्खी में जवाब दिया। और वैसे भी ये तो मुझे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कैसे और कब पधारी? आपको तो इंडिया पसंद नहीं था। पसंद का क्या है, बदलती रहती है। जैसे तुम खुद को ही देख लो, मेरी कजिन रिम्पी याद है ना? कभी तुम उसे पसंद करते थे, पर इंडिया आकर तुमने पलटकर उसका हाल भी नहीं पूछा। उसी आधुनिका ने ताना दिया। मैं यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आया भाभी, अपनी मॉम से मिलने आया हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। कहते हुए सूरज अपनी मॉम आनंदिता के कमरे में चला गया। आनंदिता इस वक्त अपने सर को हाथों में दबाए बिस्तर पर पड़ी थी और वहीं पास की टेबल पर उनकी दवाइयां बिखरी पड़ी थी। क्या हुआ मॉम आपको? सूरज घबराया हुआ उनके पास पहुंचा। उसे अचानक आया देख उसकी मॉम उठ बैठी। सूरज तुम कब आए? अभी अभी। पर आपको क्या हुआ, कहीं माइग्रेन का अटैक तो नहीं? वह गंभीर स्वर में पूछने लगा। हाँ शायद वही है, पता नहीं कब छूटेगा। आनंदिता फिर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। तो ये म्यूजिक बंद क्यों नहीं करवाती? और ये पार्टी किस खुशी में है, मुझे बेदखल किए जाने की? उसका स्वर कसैला हो उठा। जिस बेटे को बेदखल कर दिया गया था उसके मुख से अपने लिए चिंता भरे वचन सुन उन्हें बहुत पछतावा हुआ। नीरज और तारा वापस आ गए हैं, तुम्हारे डैडी ने बुला लिया है, अब यहीं रहेंगे। और तुम तो जानते हो कि तारा को पार्टियों की कैसी सनक है। मैं तो बाप बेटों के बीच खून की तरह पिस रही हूँ। तुम हो कि अपनी जिद लिए बैठे हो और तुम्हारे डैडी उस लड़की को ना अपनाने की कसम खाए बैठे हैं।
ऊपर से ये तारा और इसके बच्चों ने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। आनंदिता ने एक सांस में अपना पूरा दुखड़ा बेटे को सुना दिया। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मॉम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं कहता हूँ आप चलिए मेरे साथ। आप पाखी को अच्छी तरह नहीं जानती, वो आपको अपनी माँ समझती है, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रख छोड़ेगी। एक बार मेरी बात मानिए, उसे अपना कर देखिए, वो आपको निराश नहीं करेगी। सूरज की ये सारी बातें आनंदिता ही नहीं कोई और भी सुन रही थी। दरवाजे से ही वह तालियां बजाती हुई अंदर आई। वाह क्या बात है, तो मॉम को मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ाई जा रही है। तारा भाभी आप यहाँ से जाइए, सूरज ने आदेश की मुद्रा में कहा। शायद तुम्हें पता नहीं ब्रदर इन लॉ, ये कोठी मेरे डियर हस्बैंड के नाम है, जो कि मॉम लिख चुकी है, और इसलिए कौन कहाँ जाएगा इस बात का डिसीजन तारा करेगी। तारा। अपनी बड़ी बहू की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंदिता भी सूरज की तरह चौंकी, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक ऐसा कोई फैसला किया नहीं था। ये क्या कह रही हो बड़ी बहू, मैंने कब कोठी नीरज के नाम की। वह क्रुद्ध स्वर में बोल पड़ी। ये तो आप अपने लॉयर से पूछिएगा मॉम। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, कुछ चाहिए होगा तो नौकरों को आवाज दे दीजिएगा। कहती हुई तारा अपनी बिल्ली के साथ वहां से चली गई। ग्रेट मॉम, आपसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे, सूरज ने अपनी भाभी के जाते ही कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सूरज, ना तुम उस 2 टके की लड़की से शादी करते, ना ये नौबत आती। तारा इसी बात का तो बदला ले रही है कि तुमने उसकी बहन को ठुकरा दिया। लेकिन मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था मॉम कि मैं उस नकचढ़ी लड़की से शादी करूंगा, और हम सिर्फ एक दूसरे को दोस्त समझते थे। किसी के साथ थोड़ा घूमने फिरने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप उसे अपना लाइफ पार्टनर ही बना लें। मुझे तो 3-4 मुलाकातों में ही पता चल गया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। सूरज उन दिनों की बातें बता रहा था जब वह अमेरिका में था और वहां बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। वहीं तारा ने उसकी मुलाकात अपनी बहन रिम्पी से करवाई थी। प्यार प्यार प्यार, तुम्हारे सर पर तो प्यार का भूत सवार है, जब उतर जाए तो बता देना, आनंदिता ने गुस्से में कहा और किसी को पुकारने लगी। ठीक है मॉम, आप आराम कीजिए, मैं एक और दिन दिल्ली में हूँ, आपका जो भी फैसला हो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। वह उठा और जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। पाखी के लिए कहे गए शब्द अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। तुम ठीक हो ना? पाखी फोन पर एक ही बात बार बार पूछ रही थी। आप ठीक हो, तुम्हारी आवाज सुनकर सब ठीक हो गया, सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज गाड़ी चलाते समय बात मत करो ना, तुम्हें मेरी कसम। पाखी बोली। सूरज ने गाड़ी साइड में लगाई और उससे बात करने लगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वह पाखी को बहुत मिस कर रहा था। छोड़कर तो तुम गई हो, मैं तो एक पल भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ दिल्ली? वह रुआसी आवाज में बोली। तुम्हें दिल्ली लाता तो काम कैसे करता, और फिर इतने दिनों बाद तुम अपने भैया से मिली हो तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और क्या। सूरज ने उसे शांत कराने के उद्देश्य से कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत याद आ रही है। वह उदासी भरे स्वर में बोली। अच्छा एक गाना सुनाओ तब अच्छा लगेगा, सूरज ने जिद की। पाखी गाने लगी। क्या हुआ है ये न जाने मुझे, सोचती रहती हूँ बस अब मैं तुझे।
तुम्हारे लिए क्या लाऊं? सूरज पूछने लगा। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं भूखी प्यासी रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। वह रोने लगी। ऐसे करोगी तो काम कैसे करूंगा? जी नहीं लगेगा। मैं भी तो मिस कर रहा हूं तुम्हें। अच्छा एक काम करो, अब आंसू पोंछो और खाना खाओ। सूरज बोला। और तुमने भी तो नहीं खाया है ना? पाखी बोली। बस जा रहा हूँ होटल, वहां सब इकट्ठा हैं। वीरेंद्र और अखिल भी पहुंच रहे हैं। भाभियां भी आएंगी? पाखी ने पूछा। नहीं, सिर्फ हम होंगे, मैन टू मैन, सूरज ने बताया। तो फिर तो दारू पार्टी होगी ना? पाखी ने आशंकित सुर में कहा। तुम्हारे सर की कसम हाथ नहीं लगाऊंगा, सूरज गंभीर स्वर में बोला। पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। प्रीतम जीजू को भी मत पीने देना, ठीक है? अब भाई देखो, उसकी गारंटी नहीं है, सूरज बोला। गुड़िया, गुड़िया, प्रशांत बहन को नीचे से आवाज लगा रहा था। मैं जाती हूँ, भैया बुला रहे हैं, कहते हुए वह कमरे के बाहर आई और पैरों में चप्पल डालकर सीढ़ियां उतरने लगी। पहले किस करो, सूरज ने डिमांड की। बाद में, वह जल्दबाजी में बोली। प्रशांत आंगन में खड़ा उसे पुकार रहा था। जल्दी से कर दो ना। सूरज शरारती अंदाज में बोला। भैया, आ रही हूँ भैया, पाखी ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। किस कर रही हो या नहीं? अब सूरज जिद करते हुए पूछने लगा। मायके में नो किस, पाखी बोली और उसने फोन काट दिया। हो गई सूरज से बात? प्रशांत ने शरारती अंदाज में पूछा। इनकी बातें तो कभी खत्म नहीं होती, अभी भी गृहस्थ नहीं हुई है तुम्हारी बहन, मीनाक्षी ने ताना दिया। खाना दो न भाभी, पाखी उनकी बात अनसुनी करके बोली। अरे मेरी बात गांठ बांध ले, जरा घर गृहस्थी में मन लगा और सब अपने कब्जे में करना सीख, नहीं तो वो राधा काकी है ना, बड़ी घाघ है। मीनाक्षी ने राधा काकी के खिलाफ ननन को भड़काया। वो तो बिल्कुल अम्मा की तरह है, पता है भैया, मेरी पसंद की एक सब्जी तो रोज जरूर बनाती हैं। रोज का यही नियम है उनका, पाखी ने प्रशंसा की। और काका? प्रशांत पूछने लगा। वो तो हर दूसरे दिन जलेबी ले आते हैं भैया, कोई ऐसी मिठाई दुकान नहीं मसूरी की जहाँ की जलेबी उन्होंने मुझे लाकर न खिलाई हो। ये सब तुम्हें अपने काबू में रखने की चाली है ननंद रानी, खूब जानती है मीना ऐसे लोगों को, मीना ने फुलके थाली में परोसते हुए कहा। वो लोग कभी मुझे कुछ नहीं कहते भाभी, और कोई टोका-टाकी नहीं करते, पाखी ने सफाई दी। जानते हैं ना, मीना को अगर भनक लग गई ना तो उनका दाना पानी उठ जाएगा प्रताप कोठी से। अब मीनाक्षी ने अपने मुंह में मिट्ठू बनते हुए कहा। तुम अपना दाना पानी ले आओ मीना, खाली पेट शैतान का घर, प्रशांत ने कहा तो पाखी की हंसी छूट गई। मीनाक्षी बड़बड़ाते हुए जाकर अपना खाना ले आई और फिर खाना खाते हुए प्रवचन देने लगी। एक काम हो जाए तो खूब बढ़िया हो, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा। कैसा काम? दोनों भाई बहन ने एक साथ पूछा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब मसूरी में जाकर बस जाएं, वैसे भी यहाँ क्या रखा है, मीनाक्षी ने जल्दी में कहा और दोनों भाई बहन का मुंह देखने लगी। पाखी को थोड़ा थोड़ा आभास तो पहले से ही उनकी कुछ बातों से मिल चुका था, इसलिए उसे यह सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, पर प्रशांत उसे तो जोर का झटका लगा। वह थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ
अब ऐसा भी क्या कह दिया जो खाने पर गुस्सा उतार रही हो? मीनाक्षी ने भी तेवर दिखाए। भैया बैठिए, पाखी ने अनुरोध किया, पर प्रशांत बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। भैया को खाना खाने देना था ना भाभी, बाद में बोल लेती, उसने नाराज होकर भाभी से कहा। हाँ हाँ, मीना ही तो मुसीबत की जड़ है और तुम्हें तो हमसे ज्यादा दास दासी प्यारे हैं, उन्हें सर पर बिठा रखा है और हमें दूर दूर करती हो, भाभी ने करवाहट से कहा और थाली पटक कर चल दी। पाखी उनके पीछे रसोई में गई। भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? सच मानिए, आपके जवाई तो यही चाहते हैं कि हम सब साथ रहें, पर आप तो भैया को जानती है ना, कितने खुददार हैं। मैं बात करूंगी उनसे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखो ननन रानी, ये सब बनावटी बातें किसी और को बताना, मुझे सब पता है, तुम खुद ही नहीं चाहती कि हम लोग सुखी रहें, मीनाक्षी ने कहा, पर जबान सिर्फ उसकी थी। ये सब पाठ रम्या चाची का पढ़ाया हुआ था। अरे जरा सोचो, तुम तो होटल चली जाया करोगी जवाई बाबू का हाथ बटाने, फिर पीछे से कोठी का ध्यान कौन रखेगा? और कल को तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे, कोई तो होना चाहिए अपना। वहाँ कौन तुम्हारी सास बैठी है तुम्हें दूध दही खिलाने वास्ते? मीनाक्षी ने अगला पासा फेंका। मेरा बस चले तो मैं आप सबको अभी ले चलूं, लेकिन भैया और बाबूजी को कैसे समझाएंगे? पाखी ने निरीह भाव से कहा। वो तुम जानो और जमाई बाबू, मीना से बात करने की जरूरत नहीं है, कहते हुए मीनाक्षी बर्तन समेटने लगी। एक तरफ देहरादून में मीनाक्षी मुंह फुलाए हुए थी, तो दूसरी तरफ सूरज दिल्ली में दोस्तों से नाराज सोफे पर एक किनारे में बैठा हुआ था। इस वक्त सभी दोस्त मंजीत के होटल अनुराग के वीआईपी स्वीट में एक दूसरे के साथ थे और 1 महीने की जुदाई का गम गलत कर रहे थे। अरे कुछ फूटेगा कि न्यू ही मूर्ति बना रहेगा? वीरेंद्र ने उसे फटकार लगाते हुए कहा। मंजीते, बोल दे इन सालों से, ऐसे खुदगर्ज दोस्तों से बात करना सूरज का मिजाज नहीं। सूरज नाराज होता हुआ बोला। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा यार। मंजीत ने भी सूरज का साथ दिया। साले, तू यहाँ आग बुझाने बैठा है कि आग लगाने? अखिल ने मंजीत की पीठ पर ढाल जमाई। रे, इसका तो जी लग गया ना देहरादून में, तो इससे तो उम्मीद करना ही बेकार है, पर हमने तो अपनी घरवाली को जवाब देना पड़ता है। वीरेंद्र ने विवशता प्रकट की। चल बे, मेरी भाभी को बदनाम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तू खुद ही आना नहीं चाहता था, सूरज ने शिकायत की। अरे भाई, कान पकड़े हमने, अब की तेरी दूसरी शादी पर आ जाएंगे। अखिल और वीरेंद्र कान पकड़कर बोले। दूसरी शादी? सूरज हंसने लगा। ओए ओए, मान गया पट्टा, आखिर चेला किसका है? प्रीतम खुश होकर गुलाटी मारने लगा। प्रीतम गुरुजी दा, हंसते हुए सूरज ने कहा और सबने एक दूसरे को गले लगा लिया। महफिल जम गई और दोस्तों में सुख दुख की बातें होने लगी। तभी प्रीतम को एक खुराफात सूझी। गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ ड्रिंक्स का दौर चल रहा था, पर सूरज कोक पी रहा था, जबकि बाकी सब पटियाला के पैग लगा रहे थे। ओ यारो, तुम लोग जारी रखो, मैं 5 मिनट में आया। प्रीतम अपनी जगह से उठा और गैलरी में गया। अपना फोन निकालकर उसने मंजीत को फोन मिलाया। इधर मंजीत ने फोन कान से लगाया और प्रीतम उधर से बोला, बिना कुछ बोले सीधा गैलरी में चले आ। उसकी बात सुन मंजीत ने फोन रख दिया और दोस्तों से बोला, वो अभी आता हूँ।
वह जल्दबाजी में वहीं गया जहां प्रीतम उसका रास्ता दिख रहा था। ओए की होया प्रीतम, मूड का तो कचरा ही कर दिता, मंजीत ने नाराज होते हुए कहा। प्रीतम उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, ओए काके गल सुन, मूड का तो कचरा कर दिता इस उल्लू दे पट्ठे ने। ब्याह दे बाद पहली बार दिल्ली आया सी और सुखा सुखा ही चला जाएगा और 80 जान देंगे। प्रीतम योजना के मुताबिक बोला। दिल तो मेरा भी नहीं मानता यार, पर 80 की कर सकते हैं, मंजीत ने जवाब में कहा। कर तो सकते हैं यार, एक आइडिया है, प्रीतम ने अपने खोपड़े पर हाथ मारते हुए कहा। ते 10 फिर, मंजीत बोला। देख मंजीते, होटल त्वाडा, वेटर त्वाडे, ते प्लान साडा, ते बल्ले बल्ले, कहते हुए प्रीतम ने एक शरारती मुस्कान दी। प्लान क्या है, यही सोच रहे हैं ना? प्रीतम और मंजीत तो कर रहे हैं बल्ले बल्ले, पर आपके मन के मोहल्ले में यही खिचड़ी पक रही होगी कि प्रीतम के खोपड़े में क्या पक रहा है। लेकिन आप अपना दिमाग मत पकाइए, बस वीडियो को लाइक और शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट लिखते जाइए। अरे अरे जाते कहाँ हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और अगला भाग सुनने फिर से इसी चैनल पर आइए, क्योंकि ये है कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।